Hello, dear students. Welcome to श्री करनी द लर्निंग ऐप। करनी द लर्निंग ऐप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। आई हैव mentored and nurtured thousands of students in last 5 years and now I am on this platform. So I will teach you the physics portion of your science. मैं महावीर पारिक पिछले कई सालों से जो है बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब इस प्लेटफॉर्म पे आपसे रूबरू होऊंगा। तो क्लास 10th जो है उसका भौतिक विज्ञान का जो पोर्शन है, जो फिजिक्स का पोर्शन है, पार्ट है, वो मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा। और उसमें 2 चैप्टर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 9 यानी लाइट, प्रकाश वाला चैप्टर, और चैप्टर नंबर 11 कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला। चैप्टर नंबर 10th जो है वो रिमूव कर दिया है ड्यू टू दिस पैंडेमिक। गवर्नमेंट ने जो है सिलेबस को रिड्यूस किया है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो आपका विद्युत धारा वाला चैप्टर है उसको हटा दिया गया है। तो हम रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाएंगे कि जो बोर्ड का नया सिलेबस जो आया है अभी रिसेंटली, जो रिड्यूस होके, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी होगी। तो आपको ये भी पता रहेगा कि कौन सा पोर्शन हमें पढ़ना है और कौन सा हमें छोड़ देना है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें, अपने नोट्स को अच्छे से बनाएं और आपके जो भी नियर डियर है उनको भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं। बहुत अच्छा आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट मिलेगा, सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट एजुकेटर यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे और सभी विषयों की आपकी अच्छी तैयारी हम लोग यहाँ से करवाने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक कि भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बता दिया है एक ओवरव्यू कि मैं जो है आपके 2 चैप्टर करवाने वाला हूँ। बाकी चैप्टर्स की आप जो है चिंता न करें। जो स्टार्टिंग के जो पार्ट है जिसको केमिस्ट्री का पार्ट कहा जाता है वो केमिस्ट्री वाले सर करवाएंगे। फिजिक्स का ये जो पार्ट है वो मैं करवाऊंगा। एनवायरनमेंट वाले सर जो साइंस के टीचर है हमारे वो करवाएंगे। कहने का मतलब आपका सारा सिलेबस कवर होगा, पर जो जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है वो उसको पढ़ाएगा। जैसे मैं इन 2 चैप्टर को बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो इन चैप्टर्स को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि या फिर आप निर्देश भी कह दो तो भी बात वही है कि भाई अपने पेन कॉपी वगैरह सब लेकर बैठें और अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा रखें जहां आप पढ़ सकें। आपको एक फील जो है वो क्लासरूम वाली आएगी, पर उसके लिए आपको अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, अपने रूम का एनवायरनमेंट भी क्लासरूम की तरह थोड़ा बनाना होगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्लास 10th का अध्याय नंबर 9 प्रकाश जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब प्रकाश के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि प्रकाश आप सब लोगों ने कोई नई चीज़ नहीं है, सबके लिए। अब चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले नहीं देखा। जब से हमने जन्म लिया है, आंखें खोली, हम इस प्रकाश से डील करते आ रहे हैं, इसको देखते आ रहे हैं और इसकी घटनाओं को भी अलग से देखते हैं, है ना। इसका परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। क्लास 8th में भी आपने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा होगा, प्रकाश के बारे में सबको इनिशियल आइडिया होगा कि प्रकाश के बारे में, परावर्तन वगैरह के बारे में। तो उन चीज़ों को भी हम वापस पढ़ेंगे। आपको अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ प्रकाश एक प्रकृति का सबसे अच्छा गिफ्ट है। अगर बगैर प्रकाश के लाइफ की कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग, है ना। 5 मिनट अगर अपने घर में अंधेरा हो जाए, रात को जो है अगर बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी अगर गायब हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि अरे यार दिक्कत हो गई, है ना। तो प्रकाश का बहुत महत्व है। तो सबसे प्रकृति का जो सबसे अच्छा गिफ्ट है वो क्या है, प्रकाश है। तो प्रकाश होता क्या है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक फोटो आपकी स्क्रीन पे आया होगा जहां पर एक CFL है जिससे बहुत तेज इंटेंसिटी का प्रकाश जो है निकल रहा है। तो यही है कहने का मतलब, ये कुछ तरंगे हैं जो निकलती है और वो उन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं और वो ऐसे क्षेत्र में होती हैं जिनको हम देख सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को हम नहीं देख सकते, बट प्रकाश एक ऐसी विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसको हम देख सकते हैं, इसीलिए इसका अध्ययन किया जाता है। आगे आने वाली स्लाइड में और क्लियर हो जाएगा। मैं तो उनको बता देता हूँ, ये लालटेन है भाई, ये भी एक प्रकाश दे रही है। अभी तो घरों से गायब हो गई है, पुराने जो भी लोग हैं
या फिर आपके घर में कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़ी हुई मिल जाएगी। ये भी प्रकाश के लिए काम आती थी जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं होती थी तो। ठीक है, ये वाला कुछ अलग सा, जैसे मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ आप देखोगे कि ये कुछ इस तरह से, जैसे शादी वगैरह में जो ये डिस्को वगैरह की जो लाइट होती है ना उस तरह से होगा एकदम, ये थोड़ा सा ब्लिंक करेगा, देखना ये इस तरह से। तो ये भी अलग अलग है। अब आप कहोगे कि सर वहां पे तो लाइट था, कहीं पे येलो था, यहाँ पर 7 कलर आ गए। तो ये देखेंगे कि प्रकाश जो कुल है उसमें 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। आपने देखा होगा इंद्रधनुष वगैरह का भी, अगर नहीं देखा तो ये वाला देख लीजिए। ये नॉर्मली जो डिस्को वगैरह की जो होते हैं आपके स्टेज वगैरह, वहां पर इस तरह की लाइटिंग होती है। तो अलग अलग कलर में अगर हो तो बहुत अच्छा लगता है। यानी प्रकाश का एक बहुत सजावट के रूप में भी एक बहुत अच्छा काम आ जाता है कि उस स्टेज को अगर आप अच्छी लाइटिंग दे दोगे तो वो छोटी सी एक, मैं कह रहा हूँ 4 टेबल लगा के बना हुआ स्टेज भी बहुत शानदार दिखने लग जाता है ड्यू टू लाइट, है ना। तो लाइट का कितना उपयोग है। अब आ जाते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय, ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है। यानी प्रकाश क्या है? बेसिकली प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो हमें दिखाई देती है। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बात करें तो रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे, हम फोन से बात करते हैं तो वहां से भी कुछ तरंगे निकलती है जो सैटेलाइट से टकराती है, सामने जो रिसीवर होता है उसके पास जाती है, फिर उससे टकरा के उस सैटेलाइट से फिर अपने पास आती है। और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमने हेलो बोला, सामने वाले को हेलो सुनाई दे दिया, यानी बहुत फास्ट होता है। वो भी क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है, पर वो हमें दिखाई नहीं देती। ऐसा थोड़ी होता कि फोन से कोई रे निकल रही है या फिर मतलब जो तरंग निकल रही है वहां टकरा रही है, ऐसा दिखाई नहीं देता। तो वहां वो रेडियो तरंगे भी विद्युत चुंबकीय तरंगे पर दिखाई नहीं देती। वैसे पराबैंगनी तरंगे, अल्ट्रावायलेट रेज, ये हम देखते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में, अल्ट्रावायलेट वेव्स या रेज के बारे में कि आती है, ओजोन में छेद हो रहे हैं वगैरह, पर दिखी तो नहीं कभी भी अपने को, तो वो नहीं दिखती। एक्सरे सबसे बड़ा एग्जांपल है। मेडिकल ट्रीटमेंट में आप लोग गए होंगे, अगर मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है इसका आपको काम पड़े, बट फिर भी खुदा ना खास्ता कई बार हो जाता है। तो एक्सरे जो होता है वो भी सामने क्या रखता है? एक इस तरह का कैमरा टाइप रखता है, फिर आपकी बॉडी पे कुछ होता है, वो आती है, किरणें टकराती हैं और जहां पे भी जो क्रैक वगैरह होता है या लंग्स में कोई डिफेक्ट होता है तो वो बता देती है। पर ऐसा थोड़ी कि वहां से एक्सरे आते हुए दिख रही है कि वहां बस आई है और अब जो घुस गई है अंदर, नहीं। लेकिन ये जैसे ही कोई बैटरी करेगा तो आपको लग जाएगा कि हाँ लाइट आके गिरी है आपकी आंखों पे। तो ये वो भाग है विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो हमें दिखाई देता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश एक ही प्रकार के माध्यम में सीधी रेखा में गमन करता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि जब माध्यम एक है, यानी जब सूरज से आ रहा है प्रकाश, तो सूरज के आसपास का जो माध्यम है वो निर्वात है, वो वैक्यूम है, तो वहां पर लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी सीधी रेखा में गमन करती है, वो मुड़ती नहीं है। लेकिन जैसे ही माध्यम चेंज होता है, लाइट जो है, प्रकाश जो है अपना रास्ता बदल लेता है और उसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ओके सर। अब निर्वात में ये ध्यान रखना, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर इसको मैं मोटा मोटा लिखना चाहूं तो ये होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी 3 लाख किलोमीटर किसको कहते हैं? 1 सेकंड में तो इतनी चली जाती है लाइट निर्वात के अंदर। लगभग एयर जो है उसको निर्वात के बराबर माना गया है। तो इतनी तेज चल रही है भाई, 3 लाख किलोमीटर तो 1 सेकंड में चली जाती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्पीड होती है। और यही कारण है कि हमने हेलो बोला और सामने से हेलो फटाफट सुनाई दे दिया, क्योंकि उस रे की स्पीड ही इतनी थी कि वो फटाक से वहां से जाके टकरा के अपने तक वापस आ गई है। समझ गए? तो ये होती है प्रकाश की स्पीड। और यही कारण है कि सूरज अपन से कितना दूर है, लेकिन 8-9 मिनट में वहां से प्रकाश जो है धरती पे आ जाता है, क्योंकि बहुत स्पीड से ट्रेवल करता है। तो आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आप लिखोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड ये क्या है? ये इकाई होती है। तो मीटर में तो ये होती है, किलोमीटर में देखें तो ये होती है। अब कोई आपसे कहे कि किस में होती है, आपसे कोई अगर पूछे ना कि प्रकाश की चाल बताओ, तो आप उससे पूछोगे कि माध्यम क्या है,
किसी माध्यम में बात कर रहे हो या निर्वात में बात कर रहे हो। माध्यम में बात कर रहे हो तो भाई मैं नहीं बता सकता जब तक आप उसका कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे दो। 3 × 10⁸ होती है निर्वात के अंदर, ये ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना। निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है जब तक माध्यम चेंज नहीं हो। तो देखो लाइट इस तरह से ट्रेवल कर रही है, यहां से ऐसे जा रही है, इस तरह से सीधी रेखा में जा रही है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो आगे से हम प्रकाश को किससे दर्शाएंगे? प्रकाश को हम एक किरण द्वारा दर्शाते हैं। प्रकाश को किसके द्वारा दर्शाते हैं? एक तीर द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? तीर द्वारा दर्शाते हैं। और तीर को कहते हैं प्रकाश की किरण। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। और ये तीर का जो निकोला भाग है ये बताता है कि भाई ये इधर जा रही है। अगर ये इधर होता तो होता कि ये इस दिशा में जा रही है, समझ गए? तो जिधर तीर है ये क्या बताता है कि उस दिशा में जा रही है। तो आगे हम प्रकाश को जब भी दर्शाएंगे तो एक तीर द्वारा दर्शाएंगे। वैसे तो किरणें कितनी होती है? अब लाखों की संख्या में किरणें आती, क्या सबको दर्शा सकते हैं? नहीं। तो हम एक किरण को दर्शाएंगे, बस 1 या 2 किरण को, 3 किरण को, जितनी जरूरत होगी उतनी किरणों को दर्शाएंगे। वहां से हमें पता चल जाएगी कि प्रकाश इधर आ रहा है। वैसे तो चाहे आप 1000 दर्शा दो तो ही वही बात है, तो हम क्यों दर्शाएं? उसको एक ही किरण द्वारा दर्शाएंगे जब प्रकाश को कहीं पे दर्शाना होगा। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम दूसरी किरण का भी यूज करेंगे। चलिए, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी प्रकाश के बारे में कि भाई एक विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो हमें दिखाई देती है, एक ही प्रकार के माध्यम में सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश की चाल ये होती है। तो ये प्रकाश का गुणधर्म भी हो गया। किरण क्या है? तो मतलब किरण जो है वो प्रकाश की, वो हमें ये बताती है कि प्रकाश की जो ये ऊर्जा है वो किस दिशा में ट्रेवल करती है, समझ गए? रे या किरण क्या बताती है कि प्रकाश की जो ये ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा, ये किस दिशा में जो है जा रही है। ओके सर, अब इन इंफॉर्मेशन को समझने के बाद हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या देखते हैं? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करते हुए दूसरे माध्यम की सतह से टकराता है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की जगह पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किसी एक माध्यम में गमन कर रहा है। मान लो कि यहां से प्रकाश आया इस तरह से और यहां पर कोई माध्यम था और यहां पर भी कोई माध्यम है, ठीक है? ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। मान लो, आप तो ऐसा समझ लो कि प्रकाश आपके यहाँ आ रहा था, नीचे कांच का स्लैब रखा हुआ था, कांच की पट्टिका रखी हुई थी, तो वहां से प्रकाश जैसे टकराया। तो अब होना क्या चाहिए? एक तो तरीका है कि प्रकाश इसके अंदर चला जाए और यहां निकल जाए, दूसरा है कि इससे टकरा के ऐसे चला जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हम परावर्तन किसको कहते हैं? कि प्रकाश यहां आया, इस बिंदु पे टकराया और टकराने के बाद अंदर गया ही नहीं, ये भाई साहब वापस लौट लिए यहां से। तो ये जो घटना होती है, ये जो इंसिडेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करते हुए दूसरे माध्यम की सतह से टकराता है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की बजाय पुनः उसी माध्यम में यानी पहले माध्यम में लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। तो 1 नंबर में अगर सवाल आ जाए तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद फिर ये जो पोर्शन है, ये जो चैप्टर है, इसमें डायग्राम यानी चित्र का बहुत महत्व है। डेफिनेशन नहीं भी पता है, आप एग्जाम में चित्र भी बना देते हो तो आपको, जैसे 1 नंबर का सवाल है और उसमें आपने चित्र बना दिया तो भी आपको 1 नंबर मिलने के पूरे चांसेज होते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश में आपका रे डायग्राम, किरण चित्र बहुत जरूरी है। तो इसको कैसे समझाते हैं? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ से ऐसे किरणें आ रही है, देखो ये प्रकाश की, और यहाँ से टकराई है और टकराने के बाद ये यहाँ से इधर चली गई है। बिल्कुल ये नीचे, ये माध्यम 1 है, कोई एक माध्यम से आ रही, इसको लिख देना माध्यम 1। मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में नोट्स जरूर बनाते रहें। एक अच्छी सी कॉपी खरीद लें और उसमें नोट्स को बहुत सुंदर सुंदर बनाते रहें। अगर आप चूक जाते हैं तो उसका जो है वापस उस वीडियो को देख लें, या फिर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ी स्पीड जो है वो फास्ट रखें, किसी रफ कॉपी में बनाए और फिर उसको फेयर कॉपी में अच्छे से तैयार कर ले ताकि एग्जाम में आपका काम आ सके। और वैसे आपको नोट्स मिलेंगे, मैं ये नहीं कहता कि नोट्स नहीं मिलेंगे, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेंगे ऐप में। बट पीडीएफ में क्या होंगे? वही चीजें जो पीडीएफ में लिखी हुई है। जो चीजें मैं बोलता हूँ, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है, वो तो आपको अपनी कॉपी में लिखने ही होंगे, क्योंकि वो तो यहाँ हो रहे हैं। उनका पीडीएफ में कैसे आना पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि एक टीचर पीडीएफ में
जो है एक लिमिटेड चीजें ही रख सकता है, लेकिन जब वो पढ़ाता है तो बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन भी देते रहता है, तो वो भी आप नोट जरूर कर लिया करें। तो यहाँ से इस तरह से रेज आई है, टकरा के और वापस चली गई है, इनको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये माध्यम 1 दे रखा है और ये माध्यम 2। यहाँ पर मैंने जो है बिल्कुल परावर्तन को समझाया जैसे आपके बुक में जो है परावर्तन को बता रखा है कि यहाँ से, अब इस डायग्राम को अच्छे से जो है आप समझे, इस डायग्राम को अच्छे से समझें। अब देखिए ये माध्यम 1 है। अब यहां से प्रकाश की किरण आई, इसको बोलते हैं आपतित किरण, क्योंकि इसका आपतन हो रहा है, ये टकरा रही है, यहां से इस बिंदु से टकराती है ना, ये थोड़ा ऊपर है पर बिल्कुल यहां पे चिपका हुआ है। आपतित किरण क्या बोला जाता है? आपतित किरण। और जब यहां से टकरा के ऐसे वापस जा रही है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ये आपतित किरण यानी आ रही है, ये टकराने के बाद वापस जा रही है, इसको परावर्तित किरण। देखो एक माध्यम नंबर 1 से आ रही है, ये दूसरे से टकरा रही है, लेकिन दूसरे में प्रवेश करनी चाहिए इसको, पर नहीं करके ये सीधी चली जा रही है, इसीलिए इसको क्या बोला है? परावर्तन बोला है। परावर्तित हुई है इसलिए परावर्तित किरण है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है? अभिलंब वो होता है जो इस सतह से 90 डिग्री का कोण बनाए। अब इस सतह से 90 डिग्री के कोण तो बहुत से अभिलंब बना सकते हैं, तो आगे हम देखेंगे कि कौन सा अभिलंब हमें लेना होता है इस परावर्तन के अंदर। तो चलिए, आप जब एग्जाम में जब आपके पास परावर्तन आए तो आप क्या करोगे? ये डेफिनेशन लिखोगे जो अभी आपको बताई, उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाओगे। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये वाला डायग्राम बनाओगे तो कंप्लीट, अगर डायग्राम और डेफिनेशन दोनों का सवाल है तो कम से कम 2 मार्क्स का सवाल होता है, तो अब पूरे मार्क्स आने चाहिए। तो उसका एक ही तरीका है कि उसकी डेफिनेशन लिखो और उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला, कि यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। उसके बाद 2 और चीजें जो है वो और आगे बता रहा हूं। ये जो कोण होता है जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, इसको बोलते हैं कोण आई, यानी कोण आई जो है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण क्यों बोलते हैं साहब? आपतन कोण इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपतित किरण बना रही है। और ये जो कोण होता है इसको बोलते हैं आर। आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसलिए इनको अंग्रेजी भाषा में जो है ज्यादा महत्व दिया हुआ है, इसलिए इनके नाम भी वैसे ही दे दिए। तो कोण आर जो है वो क्या है? कोण आर यहां पर है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और ध्यान दीजिए कि कोण तो सर ये भी बन रहा है, तो ये नहीं लेते हैं। कोण किससे लेते हैं? कोण हमेशा अभिलंब से लेते हैं। तो ऐसी जो चीजें लिखता हूं ना, तो उसको अपनी कॉपी पे हेडर या फुटर यानी ऊपर नीचे जहां पे भी आपको जगह मिले वहां पर आप जो है इनको बॉक्स में लिख दीजिए कि कोण को हमेशा अभिलंब से मापा जाता है। ठीक है, आगे इनके नियम भी आएंगे। तो यहां तक हो गया, ये कंप्लीट डायग्राम है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लो, चाहे इसको बनाओ, जैसे भी करो, बट आपकी कॉपी में ये अच्छे से बना हुआ होना चाहिए, जैसे बिल्कुल स्केल से। और एग्जाम में ऐसा नहीं कि हाँ इस तरह से जो है कचरा कर दिया कि ऐसे माध्यम बना दिया, एक तीर को ऐसे भेज दिया, चलो स्केल ही यूज नहीं ली और पता ही नहीं चल रहा क्या बनाया। तो एग्जाम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये कोशिश करें आप लोग, है ना। चलिए सर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है परावर्तन के नियम। सबसे पहले परावर्तन की परिभाषा, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के जो है 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। पहला, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण अभिलंब से समान कोण बनाती है। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब से समान कोण बनाती है। चलिए इस डायग्राम को भी देखते हैं यहां पर। ठीक है, अब देखिए, तो पहला नियम कौन सा है कि आपतित किरण, ये वाली किरण है ना। अब ये डायग्राम आपको वापस बनाना है कॉपी में, पहला नियम लिख के उसके बाद ये डायग्राम वापस बनाना है, क्योंकि अब इसमें मैं इंफॉर्मेशन ऐड करने वाला हूं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब से समान कोण बनाती है। यानी पहला नियम क्या हो गया? तो पहला नियम हो गया कोण आई बराबर कोण आर। पहला नियम कौन सा हो गया? कोण आई बराबर कोण आर, यानी जितना कोण ये होगा उतना कोण ही ये होगा। ऐसे याद रख लो, जिस कोण से आएगी उसी कोण से जाएगी। और कोण किससे लेना है? कोण लेना है अभिलंब से।
चलिए साहब, पहला तो ये हो गया। तो दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये एक ही तल में होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के बताऊं तो ये 3 पेन मेरे हाथ में यहाँ पर है, और अगर ये ब्लैक वाला मान लेते हैं आपतित किरण है, ये ब्लू वाला जो है ये वाला परावर्तित किरण है, और जिसपे ये कैप लगी हुई है, कैप चलो खुल गई कोई ना, जिसपे कैप लगी हुई है जो कि अभी खुल गई है, वो क्या है आपका? वो अभिलंब है। तो ये तीनों ऐसे बने हुए हैं, देखो बिल्कुल जैसे मोर अपना कैसे बनाता है वो वैसे, इस तरह से। अब आप कहोगे ऐसे होने चाहिए ये, अगर ये जिस तल को आप देख रहे हो, आप कहोगे सर अलग कौन सा हो सकता है? अलग ये हो सकता है कि अभिलंब ऐसे हो जाए। अभी भी अभिलंब 90 डिग्री का ही कोण बना रहा है, मतलब आप समझ गए हो ना, पहले ऐसे कोण था तो भी 90 डिग्री का, और सामने है तो भी सरफेस से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। बट कहने का मतलब यहां पर अब क्या हो जाएगा, अब आपका वो अभिलंब आपको यूज नहीं करना है। कहने का मतलब एक ही तल में होने चाहिए। अगर ये जमीन पे होते तो जमीन पे ऐसे होते तीनों, अगर आप अपनी कॉपी पे तीनों पेन रखोगे तो कॉपी पे तीनों पेन, अगर आप खड़े करोगे तो ऐसे, इस तरह से एक ही तल के अंदर ये आने चाहिए। तो ये दोनों नियम होते हैं, मतलब ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ये और ये वाला, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो 2 नियम आपको ध्यान रखने हैं। पहला तो दोनों समान कोण बनाते हैं अभिलंब से, आपतित और परावर्तित किरण, और तीसरा ये तीनों जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन के 2 नियम लिख दिए। तो हमने परावर्तन क्या होता है और उसके नियम पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार में परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साहब? 2 प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन जैसा नाम से पता चल रहा है उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये परावर्तन है रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी बिल्कुल अच्छा सा पैटर्न बनेगा नियमित। और विसरित को एक और वर्ड बोला जाता है अनियमित। अनियमित। तो विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन। अब देखते हैं नियमित क्या होता है। नियमित परावर्तन जब प्रकाश किसी समतल और चिकनी सतह से आपतित होता है, चिकनी सतह पर परावर्तित होता है, पर आपतित होता है, से नहीं यहां पर करते हैं ना, पर पंख वाला नहीं है। जब प्रकाश किसी समतल और चिकनी सतह पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे से समांतर होती है। इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं कि यहां से ऐसे आपतित हुआ और एकदम सिंपल और अच्छी चिकनी सतह है तो ये यहां से ऐसे चला गया। दूसरी ये ब्लू वाली देखिए ऐसे आपतित हुई तो ये भी क्या करेगी, ऐसे चली जाएगी। तीसरी वाली ऐसे आपतित हुई तो ये ऐसे ही चली जाएगी। अब यहाँ देखिए जो परावर्तित किरणें वो एक दूसरे के समांतर है, देखो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती। समांतर किरणों की खासियत होती है कि चाहे इनको आगे बढ़ा दो चाहे पीछे बढ़ा दो, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो बिल्कुल कितना शानदार सा पैटर्न बना है, बिल्कुल ऐसे आई और ऐसे बिल्कुल चली गई। यानी अगले बारे में आपको कुछ बोलना था, आप कहोगे कि अगली सर ऐसे आएगी तो ये बिल्कुल इसके समांतर चली जाएगी ऐसे, है ना। तो मैं चलो डायग्रामेटिकली बना रहा हूँ, जब स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल ऐसे अच्छे से बना दोगे आप। तो ये वाला ये जो पैटर्न होता है इसको क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं। बिल्कुल नियमित परावर्तन बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत रेयर, ये आइडियल केस है। ऐसा होगा ही नहीं कि दुनिया में जो सतह है वो चिकनी और समतल है। हमें भी लगता है कि मार्बल है, कांच है, ये है, ये लगभग माना जा सकता है, पर 100% ये भी नहीं है। चलिए साहब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर विसरित परावर्तन, या इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से टकराता है, ऐसी सतह जो खुरदरी है, जो मतलब उबड़ खाबड़ है कहने का मतलब, तो परावर्तित किरणें आपस में समानांतर नहीं होती और इस प्रकार का परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। देखिए अब ये यहां आया और यहां टकराया, मान लो कि ऐसे चली गई। दूसरा वाला यहाँ आया, ये अपनी मर्जी से ऐसे चली गई। तीसरी वाली मान लो कि यहाँ आके ऐसे चली गई, तो ये एक दूसरे के समांतर नहीं है, यानी एक दूसरे को काटेगी भी। तो इसका कैसा भी पैटर्न बन सकता है, जो कि बिल्कुल इस तरह का पैटर्न। अब यहाँ पता नहीं चलता कि कौन सी किरण आके कैसे जाएगी, है ना। आप 2 किरणों के बाद तीसरी किरण का नहीं बना सकते यहाँ पर डायग्राम। वहां पर क्या था, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक पैटर्न बन रहा था, और यहाँ पर उबड़ खाबड़ मतलब जैसे मर्जी। एक तो वो कि आपकी प्रार्थना की लाइन है
है ना। बिल्कुल आपको पता, बॉयज इधर है, गर्ल्स इधर है, छोटे वाले आगे पीछे, बड़े वाले पीछे, आगे टीचर्स, एकदम एक सिस्टमेटिक लग रहा है, वो लाइक नियमित परावर्तन है। लेकिन वही आपकी छुट्टी हुई, आपको नहीं पता कि पहले बैग लेके कौन भागेगा, कौन किधर भागेगा, कौन पीछे वाले गेट से, कौन आगे वाले, वो विशिष्ट परावर्तन एक भीड़ का हिस्सा है जहां पे हम पहचान नहीं कर सकते, जहां हम समझ नहीं सकते। ओके, सेम यहाँ पर दो आपको डायग्राम दिख रहे हैं बहुत कलरफुल, एक जिसमें नियमित परावर्तन हो रहा है, पहले वाला डायग्राम जिसमें क्या हो रहा है, नियमित परावर्तन हो रहा है, यानी यहां से बिल्कुल ये एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का प्रकाश आया है, बिल्कुल एक शानदार मार्बल सा, एक बहुत ही चिकनी और समतल सतह थी, वहां से टकराया और बिल्कुल शानदार सा पैटर्न, एक वी टाइप पैटर्न बन गया, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर जा रही। देखो ये रेड वाली अपने हिसाब से, ये यहाँ, तो इसको क्या बोल दिया, नियमित परावर्तन। और विस्तृत परावर्तन वही मान लो कि टूटी फूटी रॉड है, गड्ढे है ना, अपने यहाँ रॉड पे गड्ढे बहुत होते हैं, तो आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मान लो कि यहाँ आया, आप देखो ये, तो अब ये कुछ ऐसे ही रेज आई, यहाँ पर ऐसे टकराई, तो कुछ तो इधर चली गई और कुछ इधर चली गई, कुछ ऐसे, बिल्कुल एकदम भगदड़ सी मच गई। आप इसको बता ही नहीं सकते कि वी बन रहा है कि डब्ल्यू बन रहा है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। बेसिकली नियम तो फॉलो होता है, एक नियम है जो हमेशा फॉलो होगा कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, चाहे सतह कैसी भी हो, बट पैटर्न अच्छा नहीं बन रहा। देखो आप समझ गए होंगे, तो इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन क्या होते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने इस लेक्चर्स के अंदर देखा कि परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं, परावर्तन के प्रकार क्या है, प्रकाश क्या है और प्रकाश के क्या गुणधर्म होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्रकाश का प्रतिबिंब क्या होता है और गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला हर एक लेक्चर आपका जो प्रीवियस लेक्चर है उससे भी बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आप कुछ सीख जाओगे, कुछ पढ़ लोगे, तो आगे आने वाले लेक्चर में आपको दिक्कतें भी कम होगी, क्योंकि जो प्रीवियस बातें आ रही है वही बार बार रिपीट होगी। आराम से अपनी पढ़ाई करें, नोट्स को आराम से प्रिपेयर करें और सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देते हुए सबकी तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ।